जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। 33 दिन से लगातार चल रहा है दिल्ली के सारे बॉर्डरों पर किसान आंदोलन। 44 किसानों की अब तक जान जा चुकी है, शहादत दे चुके एक तरीके से कहूँ। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान जो है वापस जाने को तैयार नहीं है। सरकार का हमेशा से एक फॉर्मूला रहा है, चाहे दलित आंदोलन रहा हो, जाट आंदोलन रहा हो, राजपूत आंदोलन रहा हो, चाहे एक तरीके से मैं कहूँगा कि पटेलों का आंदोलन गुजरात में जो रहा हो, वो सरकार पहले चाहे मुसलमानों का एनआरसी और सीए को लेकर के जो आंदोलन रहा था, तमाम आंदोलनों की अगर मैं बात करूँ तो सरकार का एक सीधा फार्मूला रहा है। सरकार पहले थकाती है और फिर हटाती है। इस बार भी शायद सरकार ने यही सोचा होगा कि दिल्ली के सारे बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो थक जाएंगे, हार जाएंगे और फिर हट जाएंगे। लेकिन किसान हैं कि हटने को तैयार नहीं है और लौटने को तैयार नहीं है। बहुत सारे किसानों से हमने बात की आज यहाँ ग्राउंड लेवल पर, जीरो पॉइंट पर, तो किसानों का कहना है कि हम 2022 तक हटने वाले नहीं। आप समझ सकते हैं कितनी तैयारी है, खाने की, पीने की, सब कुछ तैयारी है। लेकिन इसी पूरे आज जो मैं यहाँ दौरे पर पहुँचा तो मुझे एक अद्भुत नज़ारा मिला। बौद्ध भिक्षु भंते सुमित रतन जो लखनऊ से चल करके आए हैं। अक्सर देखा गया है कि मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, दोनों सरकारें हिंदुत्व के झंडे को लेकर के वो हमेशा आगे चलती हैं और धर्मगुरुओं का हमेशा वो आगे लेकर के चलती। तो आज धर्मगुरु, अब तक सिखों के धर्मगुरु जो है वो अक्सर इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन अब बौद्धों के धर्मगुरु, और वो भी अम्बेडकरवादी बौद्ध भिक्षु आप कहें, भंते सुमित रतन किसी परिचय के मोहताज नहीं। भंते जी, अचानक एंट्री किसान आंदोलन में 33 दिन बाद, कैसा लग रहा है? मैं बहुत दिनों से किसान आंदोलन में लगा हूं, लेकिन मैं चूंकि ग्रामीण एरिया में था, लेकिन जब मुझे लगा कि सरकार वापस नहीं ले रही है तो हम लोगों ने प्लान किया कि अब किसानों के साथ बैठा जाए। और मैं पिछले 7 दिन से यहाँ हूँ और यहाँ हमने टेंट लगा करके मैं बैठा हुआ हूँ। आपको लग रहा है कि किसानों की बात जो है वो सरकार मानेगी? बिल्कुल मानेगी, उनको माननी पड़ेगी। अगर ये लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, अगर ये इलेक्शन से जीते हैं, हम लोगों के वोटों से जीते हैं, तो इन्हें आज नहीं कल मानना पड़ेगा और ये सरकार मत्था टेकेगी, किसानों के बिल को वापस करेगी। मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, अभी 33 दिन हो गए, 44 किसानों की शहादत गई है। अडानी अंबानी की गोद में सरकार बैठी है। अडानी अंबानी पहले से बहुत सारे अपने टैंकर बना चुके हैं, अनाज गोदाम। मतलब आप समझिए इस पूरे सिस्टम को कि कानून आने से पहले सरकार के जो दोस्त हैं, मोदी जी के जो दोस्त हैं अडानी अंबानी, वो तैयारी कर चुके, कानून बाद में आया। ऐसे में व्यापारियों को हजारों करोड़ का नुकसान होगा, जबकि सरकार ने किसानों का लोन माफ़ नहीं किया था। पिछली बार भी 68,000 करोड़ का व्यापारियों का, उद्योगपतियों का किसान, ऐसे में कैसे वापस होगा? मैं आप लोगों को बता दूं, अकेले अडानी अंबानी ही नहीं, पूरे गुजराती इस देश पर कब्जा करने की फिराक में हैं। जितने भी बड़े बड़े छोटे छोटे ठेके हैं गुजराती कंपनियों को दिए जा रहे हैं। टारगेट करके नेताओं का चरित्र हनन किया जा रहा है और वहाँ के लोगों को मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा बना करके अवतार घोषित किया जा रहा है। विशेष मान सम्मान उनको दिया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा है उनका और वो एक छत्र देश भारत पर कब्जा करना चाहते हैं और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। पहले तो ये लग रहा था ये सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेकर के चल रहे हैं और हिंदुत्व का झंडा गाड़ना चाहते हैं, लेकिन राम मंदिर बन गया, धारा 370 हटा दी, मुसलमानों को बिल्कुल एक तरीके से भय के माहौल में लेकर के चले आए। अब ये पूरी जो अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहते हैं, पूरे देश को, मतलब जिस तरीके से 2-3 लोगों को सौंपना चाहते हैं, कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा ऐसे में? पहले जितने भी आंदोलन हुए वो लोग मुखर हो गए और वो लंबे समय तक टिक नहीं पाए, तो इस अहंकारी सरकार का और घमंड बढ़ गया। अब इन्होंने सोचा है कि किसान भी इसी तरह से वापस चले जाएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि किसान वापस जाने वाले नहीं हैं। देश भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई बॉर्डर नहीं जहाँ किसान धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। जितने जिंदा किसान हैं, समझदार किसान हैं और जो अन्न उगाते हैं, अन्न खाते हैं, वो सब किसानों के साथ हैं और जो गोबर खाने वाले हैं वो सब घरों में बैठे हुए हैं। सर छोटू राम, किसानों के सबसे बड़े नेता, उन्होंने एक बात कही थी, आज मुझे उनकी कोटेशन याद आती है कि एक तो किसान अपने दुश्मन को पहचान ले और दूसरा उसकी आंख में आंख डाल के बात कर ले। यही सेम बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही कि इस देश का शोषित, पीड़ित मजदूर किसान अपने दुश्मन को पहचान ले, उसके बगावत कर दे। कल चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जिस प्रकार की स्टेटमेंट दी और जो हिंदूवादी संगठनों ने उनका विरोध किया है, अब ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये शोषित और पीड़ित, और राकेश टिकैत जो किसान उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए उसके बाद में जिस प्रकार से एक ब्राह्मण लॉबी उन पर, मैंने उनकी फेसबुक देखी, हजारों लोगों ने उनको गालियां दी। आपको नहीं लगता कि स्वर्ण और किसानों और मजदूरों के बीच में 2 तबकों में आंदोलन बट रहा है? देखिए, भारत वैसे भी 2 लोगों में बटा हुआ है। एक को हम शोषित कहते हैं और एक को हम शोषक कहते हैं, जिससे हम दूसरी भाषा में गरीब और अमीर भी कह सकते हैं। जितने भी देश भारत के किसान हैं, लगभग 90% सब मेहनत करते हैं तब खा पाते हैं। मैं मानता हूं कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा अच्छी ज़मीन होगी तो उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी होगी,
लेकिन राकेश टिकैत जी ने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम सारे लोग आपकी पूजा करते हैं, आपको दान दक्षिणा देते हैं, और आज जब हम संकट में हैं तो आप हमें एक कप चाय भी नहीं पिला रहे हैं। अगर सरदार ना हो तो हम भूखों मर जाएं। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन वो अभिमान से जोड़ रहे हैं, वो गलत जोड़ रहे हैं। दलितों का आंदोलन होता है तो सरकार उसको नक्सली मूवमेंट का नाम देती है, माओवादी उनको कह देती है। ये किसानों का आंदोलन चल रहा है तो खालिस्तानी उनको कह रही है। मुसलमानों का आंदोलन होता है तो उनको पाकिस्तान से जोड़ देती है। लेकिन 15% जो देश का सवर्ण है, जब वो आंदोलन करता है तो देश का आंदोलन कैसे बन जाता है? किसानों को जवाब देने की क्षमता नहीं है, इसलिए किसानों को वो खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, जो एकदम सरासर गलत है। यहाँ सारे किसान हैं और सारे अपने अपने घरों से आटा दाल चावल लेके आए हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सरकारें सरकारी पैसे पर कुंभ लगाती हैं, लेकिन किसानों ने अपनी दम पर यहाँ कुंभ लगाया हुआ है। और ऐसा एक कुंभ नहीं है, ऐसा दिल्ली का बॉर्डर कोई नहीं है जहाँ किसानों को कुंभ नहीं लगा हुआ है। बंते जी, लास्ट सवाल मेरा, सरकार मानने को तैयार नहीं है और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। 6-7 दौर की बातचीत हो चुकी है, आगे क्या भविष्य दिख रहा है इस आंदोलन का? देखिए, एक असहाय, कमज़ोर और गरीब व्यक्ति का क्या बिगड़ेगा तो उनका बिगड़ेगा जिन्होंने देश पे कब्जा करके रखा है। हम लोग आमने सामने टिके रहेंगे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो अपना सब कुछ बिगाड़ करके चले जाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ, जिसमें आप जैसे लगभग 1500-2000 बौद्ध भिक्षु पूरे भारत में, अभी और कितने बौद्ध भिक्षुओं के आने की संभावना? मैंने पूरे देश के बौद्ध भिक्षुओं से, चाहे वो हमारे वरिष्ठ हों चाहे वो हमारे जूनियर हों, आह्वान किया है। बौद्ध भिक्षु आना शुरू हो गए हैं और बौद्ध अनुयायी पूरे देश के जितने भी हैं वो सब आ रहे हैं। मैं एक बात बता दूं कि धर्म, जाति और मजहब को छोड़ो, हम सब किसान हैं और किसानों का ये आंदोलन है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे लोग आएँ निकल करके। इसे जाति मजहब से जोड़ेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर और आरोप लगाएंगे, लेकिन ये किसानों का आंदोलन है। किसान हर जाति में है, हर मजहब में, हर धर्म में है। ये किसानों का आंदोलन है और हम भी किसान हैं और बिना किसान के हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि किसान ही देश को बनाता है, किसान ही देश को चलाता है। इसलिए हम ईमानदारी से किसानों के साथ हैं। तो आपने देखा, भंते सुमित्र रतन ने बड़े मुखर तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि वो किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएंगे। पहली बार देखा गया है, अक्सर चाहे तो बुद्धिस्टों का बोध गया मुक्ति आंदोलन का आंदोलन हो जिसमें बौद्ध भिक्षु दिखाई पड़ते हैं, या कोई अम्बेडकराइज आंदोलन हो, रैदास, कबीर, नानक, फूले की जो विचारधारा इस देश के अंदर 2500 साल की विचारधारा है, उसमें बौद्ध भिक्षु अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन आज ये बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस गुरु ग्रंथ साहब में रैदास जी की 44 वाणियों को अंकित किया गया था, आज देखने को मिल रहा है कि वही गुरु नानक के वंशज, अम्बेडकर के वंशज, रैदास के वंशज, फूले, कबीर और बुद्ध के वंशज आज एक मंच पर हैं। और ये 2500 साल की एक विचारधारा है जो यहाँ तक पहुँची है। मुझे उम्मीद है, विश्वास है, सरकार झुकेगी और झुकेगी नहीं। वो दिन दूर नहीं है कि अहंकारी सरकार घुटनों पर आएगी और आने के बाद में किसानों की मांग माननी पड़ेगी।